हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन के अंतर्गत गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत ईंधन सेल के बारे में। तो देखिए, ईंधन सेल भी एक गैल्वेनिक सेल है, लेकिन सामान्य गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल में अंतर यह है कि गैल्वेनिक सेल में जो वैद्युत जो रासायनिक पदार्थ होता है वो सीमित मात्रा में होता है, जिससे जब उसकी मात्रा समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम होती रहती है। लेकिन ईंधन सेल की विशेषता ये होती है कि यदि हम लगातार ईंधन की आपूर्ति करते रहें तो लगातार विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हमें लगातार होती रहेगी। तो ईंधन सेल कह सकते हैं, ईंधन सेल एक ऐसी गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल है, जो ईंधन सेल एक ऐसी गैल्वेनिक सेल है जो ईंधन हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन, इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी सबसे मुख्य प्रॉपर्टी है कि ये ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में सीधे परिवर्तित कर देती है, तथा जब तक ईंधन की आपूर्ति होती है तब तक रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। ये इसकी सबसे मुख्य प्रॉपर्टी है कि जो सामान्य घरेलू जो सेल्स होती हैं गैल्वेनिक सेल, उन सेल और ईंधन सेल में अंतर ये है कि इस सेल या लैक्लांसियस सेल होती है, डैनियल सेल या लैक्लांसियस सेल, उन सेल और गैल्वेनिक सेल ईंधन सेल में यही डिफरेंस है कि इस सेल में लगातार यदि हम स्टूडेंट्स ऊर्जा की आपूर्ति करते रहें, ईंधन की आपूर्ति करते रहें तो लगातार हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर तब तक हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि सामान्य सेल या ऊष्मी सेल की तुलना में या ऊष्मी स्रोत की तुलना में इस सेल की एफिशिएंसी भी अधिक होती है, लगभग 70% क्षमता होती है। सामान्य क्षमता जो होती है ऊष्मी स्रोत की वो 40% की होती है। ऊष्मी स्रोत की क्षमता 40% होती है, लेकिन ईंधन सेल की क्षमता जो होती है वो 70% एफिशिएंसी से काम करती है। मतलब इनकी जो है ज़्यादा मात्रा में हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं सामान्य ऊष्मी स्रोत की तुलना में। जो जैसे लकड़ी बोल रहे, कोयले को जलाकर हम लोग तापी बिजली प्राप्त करते हैं, इसमें कोयले से भाप बनाई जाती है, भाप से जो है हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं टरबाइन को जलाकर, उसकी एफिशिएंसी 40% है। लेकिन हमारी जो फ्यूल सेल है उसकी एफिशिएंसी 70% है। सबसे पहली जो फ्यूल सेल बनाई गई थी वो अपोलो अंतरिक्ष यान में इसका प्रयोग किया गया था। अपोलो और जेमिनी दोनों में, मुख्य रूप से अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम में सबसे पहले ईंधन सेल प्रयोग की गई थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अंतरिक्ष सेल का प्रयोग किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईंधन सेल के अंतर्गत हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईंधन सेल के अंतर्गत हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, जिसका ये फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर 3 चैम्बर होते हैं। बाएं चैम्बर से हाइड्रोजन गैस प्रवेश करेगी सेल
सेल में और दाएं चैम्बर से ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है। बीच इन तीनों चैम्बर्स को 2 इलेक्ट्रोड के द्वारा डिवाइड किया गया है। ये इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक के इनके चूर्ण बीच में भरा जाता है और सरंध्र कार्बन्स के बने होते हैं, मतलब सरंध्र कार्बन्स बने होते हैं। बीच बीच में प्लेटिनम या प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है या सिल्वर धातु का भी प्रयोग कर सकता है। ये क्या करते हैं, इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। बीच में KOH का विलयन भरा जाता है। तो हाइड्रोजन साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड का कार्य करेगा और जो ऑक्सीजन साइड का इलेक्ट्रोड होगा ये कैथोड का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्रिया होती है यहाँ पर ईंधन सेल में। सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन होगी, जो KOH विलयन होता है वो वैद्युत अपघट्य कार्य करता है। KOH या एक्वस NOH विलयन ये अपघटित हो जाता है K+ और OH-। अब एनोड पर हाइड्रोजन गैस और OH आयन की रिएक्शन होती है। एनोड इलेक्ट्रोड पर जो है प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे कैथोड पर। तो कैथोड पर जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो देखिए कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगी और जल बन चुका होगा। ऑक्सीजन गैस होगी और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस और जल की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जब पहुँचते हैं तो फिर से 4OH- बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 4OH-, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब इसको जो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर यहाँ पर कैथोड पर हमें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और एनोड से रिलीज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे को। अब जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2H2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 से गुणा होंगे, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस हो जाएंगे। ये 2 दूनी 4 OH और 4 OH ये भी क्रॉस हो जाएगा और 4H2 में से 2H2 जाएगा, बचेगा 2H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा जल बनेगा और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिशन से क्या होगा, विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। मीन्स रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो हमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और साथ में हमें जल प्राप्त होगा। तो अपोलो जो अंतरिक्ष यान था, अंतरिक्ष प्रोग्राम, उस अंतरिक्ष प्रोग्राम में इस ईंधन सेल का उपयोग 2 प्रकार से किया गया था। एक तो वहाँ पर अंतरिक्ष में विद्युत सप्लाई के लिए इसका प्रयोग किया गया था, उस यान को चलाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था। एक तो ये एडवांटेज हुआ। दूसरा, यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो वाटर की वेपर बनती है, वाष्प बनती है, जो वाष्प बाहर निकलती रहती है, उस वाष्प को ठंडा कर लेंगे तो ये हमें शुद्ध जल भी प्राप्त होता है। तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर के फॉर्म में बनता है, जल के रूप में बनता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता। ये भी एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे लाभ है। अन्य स्रोत की तुलना में ईंधन सेल का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि जो सामान्य जो हम स्रोत प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, उनमें किसी न किसी प्रकार से प्रदूषण जरूर होता है, लेकिन ईंधन सेल में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, जल के रूप में बनेगा, इसलिए किसी प्रकार का इसमें प्रदूषण नहीं होता। इसकी एफिशिएंसी भी बताया हमने, ऊष्मीय स्रोत से जो हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे एफिशिएंसी भी इसकी लगभग दोगुनी हो जाती है, क्योंकि ऊष्मीय स्रोत की एफिशिएंसी होती है 40%, इसकी एफिशिएंसी लगभग होती है 70%। तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, तो ये दूसरा एक एडवांटेज है। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं इस ईंधन सेल को बनाने के लिए। पहली तो कठिनाई ये है कि यहाँ पर हम ईंधन सेल को बनाने के लिए जो यहाँ पर कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम और पैलेडियम या सिल्वर प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सभी मेटल्स जो होती हैं बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं, बहुत ही महंगी धातुएं हैं। ये सबसे बड़ी कठिनाई है इनको बनाने के लिए। दूसरी कठिनाई ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सिलेंडर के रूप में कंप्रेस करके उच्च दाब, कम ताप और उच्च दाब पर रखना एक सबसे कठिन काम है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में, अलग अलग सिलेंडर में रखकर ईंधन सेल का निर्माण करना, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। और सबसे बड़ी जो कठिनाई आ रही है ईंधन सेल को लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए, या जो है कह सकते हैं औद्योगिक रूप से इसको प्रयोग करने के लिए, वो सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो फ्यूल के रूप में हमारे जो लगातार आपूर्ति जिनकी हमें करनी है, उन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस प्रकार से कंप्रेस करके उच्च दाब और कम ताप पर जो है सिलेंडर में एकत्रित किया जाए, रखा जाए, ये सबसे कठिनाई है। अगर इन कठिनाइयों को दूर कर लिया जाए तो ये भविष्य के ईंधन के रूप में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जो अन्य स्रोतों से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कोयले से प्राप्त कर रहे हैं, पेट्रोलियम से, तो इनके स्रोत सीमित हैं। इनके स्रोत क्या हैं? सीमित हैं, और धीरे धीरे ये सिकुड़ते जा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में हमें ऐसे स्रोत ढूंढने हैं जिनसे प्रदूषण भी कम हो और हम विद्युत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकें। जैसे सौर सेल भी एक इसका मतलब जो है एक स्रोत हो सकता है, नया स्रोत हो सकता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का। दूसरा जो है ईंधन सेल, हम वाहनों में ईंधन सेल का प्रयोग करके हम विद्युत धारा जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया विद्युत रसायन चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत ईंधन सेल के बारे में। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।